गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा बचा हुआ स्पेयर का जो पार्ट था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्पेयर हम पढ़ रहे थे। तो हमने उसमें 3 पोर्शन पढ़ लिया था। कौन कौन सा पढ़ा था याद होगा आप लोगों को कि हमने पढ़ा था कंडक्टिंग स्पेयर। अब कंडक्टिंग में दोनों आ गए थे, होलो और सॉलिड, और नॉन कंडक्टिंग में आ गया था होलो स्पेयर, यानी कि गोलीय कोश, गोलीय चालक। ठीक है, तो हम वो पढ़ रहे थे ना, स्पेरिकल शेल हम पढ़ रहे थे, उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। ठीक है भाई, यानी कि गोलीय ठोस कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। उन्हीं 3 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे पढ़ने वाले हैं, बाहर, सरफेस पर, अंदर और सेंटर पे। 4 पॉइंटों पे हम पढ़ने वाले हैं, तो उन्हीं को हम पढ़ते हैं। देखिए कैसे, क्या पढ़ रहे हैं याद है ना, क्या पढ़ रहे हैं याद है ना, क्या है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठोस गोलीय कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है भाई, क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है। सिंपल मैंने बात बताई थी। मैंने मान लो कि मेरे पास एक स्पेयर है, पहले मुझे कहाँ निकालना है, नंबर फर्स्ट पॉइंट याद करो। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड, यानी कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कितना, कैपिटल आर, यानी कि विद्युत क्षेत्र, या मैं लिखता हूं गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। ठीक है भाई, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कितना, कैपिटल आर। तो हम यहां निकालने वाले हैं, बहुत सिंपल चीज है। मान लो कि ये वो स्पेयर है, ठीक। अब अगर ये सॉलिड है तो अंदर मास भी होगा। अरे अंदर मास होगा कि नहीं होगा, सॉलिड है, ठोस है, तो अंदर मास होगा। और अंदर अगर मास होगा तो एटम होंगे, एटम होगा तो क्या होगा, चार्ज होगा। क्या होगा, चार्ज। तो मान लो इसके अंदर चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, मान लो चार्ज इसके अंदर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक भाई, स्पेयर की रेडियस, गोले की रेडियस है कैपिटल आर, कैपिटल आर। और चार्ज डेंसिटी, इसकी चार्ज डेंसिटी, भाई इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है भाई, कैसा है, वॉल्यूमेट्रिक है तो रो कूलम पर मीटर क्यूब है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहां पर, इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पर, जो कि सेंटर ओ से कितनी डिस्टेंस पे है, सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। ठीक है भाई, बहुत सिंपल चीज है। तो मुझे यहां पर क्या मानना पड़ेगा भैया, गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। स्पेरिकल हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। मैंने क्या मान लिया, गाउसियन पृष्ठ मान लिया, गॉसियन सरफेस मान ली। ठीक है भाई, ठीक है। अब इस पॉइंट पी पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं। तो भाई पहली बात तो ये बात क्लियर है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकाल रहे हैं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होने वाला है स्फीयर में, बिल्कुल सही बात है सर, सेंटर से बाहर निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे ऐसे निकलेगी, नहीं निकलेगी, निकलेगी भाई। ठीक, बहुत बढ़िया सर, ये तो बात हमें समझ में आ गई। अब क्या करें सर, अगर मैं इस गॉसियन सरफेस में एक छोटा सा टिनी पार्ट कंसीडर करता हूं, मान लो यहाँ पे मैं वो छोटा सा टिनी पार्ट यहाँ पे मैंने वो कंसीडर कर लिया, कितना, डीए। तो इस डीए टिनी पार्ट का एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होगा, बाहर होगा, डीए वेक्टर होगा, ये होगा डीए वेक्टर मेरा। ठीक है भाई, ये क्या होगा मेरा, डीए वेक्टर। और ये क्या होगा मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है। तो क्या करना है, सिर्फ गॉस लॉ लगाना है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। हम जो कल पढ़ रहे थे वही तो मेथड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वी नो दैट, हम तो जानते हैं, कहा जानते हैं भाई, हम जानते हैं, वी नो दैट कि ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, यानी कि गॉस लॉ को लिख रहे हैं, इक्वल टू होना चाहिए सिग्मा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल क्लियर, कोई कष्ट वाली बात नहीं, यहां तक चीजें क्लियर है, हमने पढ़ी ये चीज, ऐसा है सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब ये अगर इतना होगा, अगर ये इतना होगा तो भाई क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और वैल्यू रख दो। ठीक, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर क्या भैया, फर्स्ट।
अब मुझे पता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। इफ मुझे पता है अच्छे से कि ई वेक्टर पैरेलल है किसके, डीए वेक्टर के, सो थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। तो मैं इसे जब सोल्व करूंगा तो लिखूंगा ई डीए कोस 0 डिग्री बराबर होगा सिग्मा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोड। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अरे कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आएगा ई डी ए ओनली कितना आएगा, ई डी ए, और इधर कितना सिग्मा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोड। जब इसे सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, इंटीग्रेट करने के बाद ई, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0 से। भाई मुझे बताओ कि डीए यानी कि एरिया चाहिए किसका, गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है सर, गॉसियन सरफेस का एरिया है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा, एरिया क्या है गॉसियन सरफेस का, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इनटू कितना डीए, और ये कितना सिग्मा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोड। तो कितना आएगा भाई बताइए, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर सिग्मा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोड। बोलो क्लियर, बहुत अच्छा। क्या निकालना है, ई निकालना है। तो बताइए ई बराबर कितना होगा, सिग्मा क्यू इन बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नोड। और इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन 2। कल वाली कहानी है सेम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो भाई ये आ गया सर, हमें समझ में आ गया, यहाँ तक तो कल की जैसी चीजें सेम टू सेम। अब वही दो मेथड, एक क्या करेंगे, एक तो करेंगे पॉइंट चार्ज के बेस पर, और एक अब करेंगे किसके बेस पर, चार्ज डेंसिटी के बेस पर। तो सबसे पहले नंबर फर्स्ट पे लेते हैं, इफ नेट चार्ज inside the Gaussian surface is Q। कितना है, Q है। मतलब ये हुआ कि भाई सिग्मा क्यू इन किसके बराबर है, Q के। अगर मान ले कि जो नेट चार्ज है गॉसियन सरफेस में वो कितना है, Q है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा आने वाला है E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ एप्सिलॉन नोड को इधर लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नोड इनटू कितना आर स्क्वायर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मल्टीप्लाई में है। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड को लिख सकते हैं के। तो क्या लिख सकते हैं, के। तो E इज इक्वल टू कितना आएगा मुझे बता दीजिए, E इज इक्वल टू आप कहोगे सर यहाँ पे के लिख दो, तो के क्यू अपॉन कितना आर स्क्वायर। ये तो सेम वही आ गया सर जैसा स्पेरिकल सेल के लिए आया था, गोलीय चालक के लिए आया था। ठीक है, यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ये क्या है, इफ नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, मतलब कि गॉसिय पृष्ठ के अंदर का कुल आवेश, गॉसिय पृष्ठ के अंदर का कुल आवेश है। ठीक है, तो E इक्वल टू कितना आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सर कल भी तो यही आया था, बिल्कुल यही आया था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका मतलब कि भाई स्फीयर चाहे कंडक्टिंग हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, चाहे होलो हो, चाहे सॉलिड हो, सारा का सारा चार्ज कहाँ रहता है, सरफेस। सारा का सारा चार्ज कैसे बिहेव करता है, जैसे कि सेंटर पे रखा और इस तरह से बिहेव करता है स्फीयर, चार्ज स्फीयर, कि जैसे वो एक पॉइंट चार्ज हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज कहते हैं। बोलो क्लियर है, तो यहाँ तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई। अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अब किस फॉर्मेट में निकालेंगे, ऑन बेसिस ऑफ चार्ज डेंसिटी। अब सेकंड पॉइंट पे, इन फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी, यानी कि मतलब ये है कि आवेश घनत्व के रूप में, आवेश घनत्व के रूप में हम बात कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल चीज है भाई, अच्छे से बताओ। मैं एक बात जानता हूं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर चार्ज डेंसिटी की बात करें रो, तो वो क्या होगा, वो होगा नेट चार्ज जिसमें हम देख रहे हैं अपॉन उस जगह का ए वॉल्यूम, क्योंकि हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी यानी कि आयतन आवेश घनत्व देख रहे हैं। तो भाई नेट चार्ज कितना है इस वॉल्यूम में, इस गोले में, इस स्फीयर में, और इसका वॉल्यूम कितना है। तो किस गोले में चार्ज है, इसमें है। तो
वॉल्यूम भी किसका लिया जाएगा, इसका लिया जाएगा, आयतन भी इसका लिया जाएगा। कौन सा, जो कंडक्टिंग सॉरी नॉन कंडक्टिंग जो सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर हमें पता है 4/3 पाई और कैपिटल आर क्यूब। क्यों, क्योंकि सर स्फीयर का जो रेडियस थी वो कितनी थी, कैपिटल आर थी। बहुत अच्छा। तो भाई मुझे बताओ कि अगर यहाँ से सिग्मा क्यू इन लिखना चाहेंगे तो कितनी होगी सर, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होगा। बिल्कुल सही है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। क्या वैल्यू पुट कर दें? बिल्कुल सर वैल्यू पुट कर दो। चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर हम उठा के रखते हैं वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड क्या कहती है, इक्वेशन सेकंड कहती है कि E बराबर सिग्मा क्यू इन। सिग्मा क्यू इन कितना है हमारा, ये हमारा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो E इक्वल टू कितना आ रहा है, E इक्वल टू आ रहा है रो कितना, रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नोड स्मॉल आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नोड स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रो के है। उसके बाद E इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर स्क्वायर के। ये आर क्या है, ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है। तो यहां तक हमारी चीजें क्लियर है कि नहीं है, आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हमने अब तक क्या निकाला, हमने पहला पॉइंट निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड। चीजें आपको समझ में आई होगी, बहुत सिंपल सी चीज है। अब क्या निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। अगला पॉइंट क्या हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑन स्फीयर, मतलब ये स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना, कैपिटल आर। और यहां पर क्या निकालेंगे, गोले की सतह पर, गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र स्मॉल आर बराबर किसकी, कैपिटल आर के। बहुत सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सेम वही मेथड है। क्या करना है भाई, सबसे पहले स्फीयर को कंसिडर करना है, फिर गॉसियन सरफेस को कंसिडर करना है, ये लो लगाना है, सिंपल गॉस लो। तो भाई क्या करेंगे, मान लो ये वो स्फीयर है, चार्ज कहाँ है, इसके अंदर है, चार्ज कहाँ है, अंदर है। क्या डेंसिटी चार्ज की, रो कूलम पर मीटर। मान लो चार्ज डेंसिटी कितनी है, चार्ज डेंसिटी इसकी रो कूलम पर मीटर क्यूब। रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। हमें कहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पर, जो कि कितनी डिस्टेंस पे, स्मॉल आर। अब स्मॉल आर और कैपिटल आर सेम है, तो यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस माननी पड़ेगी। मैंने कहा था कि आप अलग कलर के पेन का यूज करेंगे तो आपको इजीली आपको गॉसियन सरफेस यहाँ दिख जाएगी। मैं डॉटेड करके दिखा रहा हूँ। अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा कि नहीं होगा, मुझे बता दीजिए। बिल्कुल होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा रहा, ठीक। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस पर क्या मानना पड़ेगा, टिनी पार्ट मानना पड़ेगा। सर टिनी पार्ट मान लो, ये लो भाई मैंने टिनी पार्ट मान लिया। टिनी पार्ट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर ही होगी, सेम सेम। अब सेम चीजें चल रही है तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। यहाँ तक कोई चेंज होगा क्या, नहीं। हम वही करेंगे कि गॉस लॉ यूज किया, फिर ई वेक्टर डी ए वेक्टर के पैरेलल है और वही cos 0 हो जाएगा। यहाँ तक की कहानी में कोई चेंज होने वाला नहीं है। चेंज कहाँ होगा फिर, सर चेंज कहाँ होगा, चेंज यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि हमें पता है कि स्मॉल आर बराबर है किसके, कैपिटल आर के। तो यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल आर आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर भी कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ पर भी कितना 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है, अरे क्लियर है कि नहीं है, यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ पर बात करें, सेम वही कहानी है, सिर्फ क्या चेंज होने वाला है, स्मॉल आर को क्या करेंगे, कैपिटल आर, और यहाँ पर भी कितना, कैपिटल आर। अब ये कांस्टेंट है कि नहीं है, क्योंकि ये देखिए कैपिटल आर जो है स्मॉल आर के बराबर है। अब अगर कैपिटल आर बढ़ेगी तो ही स्मॉल आर बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ ही नहीं सकता, और ना घट सकता है, ना डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा। तो ये कैसा आया है, ये है कांस्टेंट। कैसा होता है ये, कांस्टेंट होता है ये, क्योंकि ये स्मॉल आर पर डिपेंड नहीं करता, ये किस पर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ स्फीयर पे। ठीक है भाई। अब इन फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी, यानी कि आवेश घनत्व के रूप में बात करें तो भाई कुछ चेंज होने वाला है, कुछ चेंज नहीं होने वाला। सिग्मा क्यू वही सेम टू सेम रखेंगे, सिर्फ यहाँ पर आकर के जो स्मॉल आर था वो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। तो भाई अगर ऐसा होगा तो मुझे बताइए यहाँ पर क्या होगा, आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, एक आर बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ई बराबर कितना आ रहा है, रो ऊपर आया आर,
रो आर, और नीचे कितना 4 पाई तो कट ही गया, कितना है 3 एप्सिलॉन नोड, 3 एप्सिलॉन नोड। बोलो क्लियर। स्मॉल आर पे कहीं डिपेंड कर रहा है? देखो इस फॉर्मेट में कहीं भी स्मॉल आर आ रहा है? नहीं आ रहा है। स्मॉल आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये कैसा है? कांस्टेंट है भाई। कैसा है? कांस्टेंट है। बोले क्लियर है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। अब अगला पॉइंट क्या हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड इन इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन इनसाइड द स्फीयर। तो थर्ड पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन इनसाइड द स्फीयर। ये हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखोगे तो ये तो सेम ही था। इसको थोड़ा सा आप समझे वीआईपी, ये हमारा थर्ड पॉइंट है और ये क्या है अपने आप में? वीआईपी है, बहुत काम आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड। अब इनसाइड में क्या होगा? इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर। अब यहां पर क्या होगा? अब ध्यान से सुनना अच्छे से, इनसाइड द स्फीयर में क्या खासियत है? देखिए जो स्मॉल आर है वो ग्रेटर देन होगी जीरो से, जीरो से तो बड़ा होगा यानी कि सेंटर से तो आगे होगा, लेकिन लेस देन किससे होगा? कैपिटल आर से, यानी कि सरफेस से अंदर होगा। सेम वही कहानी है, पॉइंट कंसिडर करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। सेम बात है, ठीक। मान लो कि ये मेरा वो स्फीयर था, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको अच्छी चीजें दिख जाए, ठीक है। चार जैसे था, ठीक। मान लो ये इसकी रेडियस है कैपिटल आर। मैं क्या कहता हूं कि इसके सेंटर ओ से यहां पर स्मॉल आर डिस्टेंस पे, यहां पे पॉइंट पी कंसिडर कर लेता हूं और इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं। तो देखिए क्या मानना पड़ेगा सर? गॉसियन सरफेस माननी पड़ेगी। मान लो भाई, मान ले गॉसियन सरफेस, बिल्कुल सर मान लो, ठीक। अब देखो, अब समझो कैसे करेंगे, बहुत बेसिक चीज है, आराम से आपको समझ में आने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऐसे होगा कि नहीं होगा? देखिए थोड़ा ध्यान देंगे इस वाले टॉपिक पे, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल। क्या मान ले? टिनी पार्ट कंसिडर कर लो सर, हर एक में जो काम करते हैं वही कंसिडर कर लो। यहाँ टिनी पार्ट मान लिया सर, ये हो गया मेरा डी ए वेक्टर, ये मेरा क्या हो गया? डी ए वेक्टर हो गया सर, ठीक है। और ये सर मेरा हो गया ई वेक्टर, थीटा जीरो है। यहाँ तक सर हमें कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक हमें कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक की कहानी बिल्कुल सेम है। सिर्फ कहानी में चेंज कहाँ आएगा सर? सर कहानी में चेंज यहाँ आएगा, यहाँ एरिया कितना हो जाएगा भाई? आर रेडियस का गॉसियन सरफेस है तो फ्लक्स भी किससे पास हो रहा है? गॉसियन सरफेस से, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये स्मॉल आर स्क्वायर आ गया और यहाँ पर भी स्मॉल आर स्क्वायर हो गया। सर यहाँ से कहानी शुरू होगी। अब ध्यान से सुनो अच्छे से। इफ नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज, अब ये हमें करना है। मान लो पूरे स्फीयर पे क्यू चार्ज था, मान लो, मानो कि पूरे स्फीयर पे कितना चार्ज था? क्यू चार्ज था। अब अच्छे समझना, मैं पहले पॉइंट चार्ज की फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा, फिर चार्ज डेंसिटी की फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे चीजों में, बहुत इजी चीजें हैं, आराम से आपको समझ में आने वाली है। देखो मान लो कि पूरे स्फीयर के अंदर देखो चार्ज डेंसिटी कितनी थी? रो कूलम पर मीटर क्यूब। और मान लो कि पूरे स्फीयर के अंदर चार्ज था क्यू, कितना था? क्यू। तो इफ नेट चार्ज इनसाइड द स्फीयर इज क्यू, मतलब पूरे स्फीयर पे चार्ज था क्यू, जबकि मुझे कहां चाहिए? मुझे तो सिर्फ इस जगह का चार्ज चाहिए, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। मुझे तो सिग्मा क्यू इन चाहिए, मुझे बाकी से लेना देना है ही नहीं। अरे मुझे बाकी से लेना देना है ही नहीं, मुझे तो सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज चाहिए। कैसे निकाले भाई? मुझे एक बात पता चल रहा है कि अगर मैं बात करूं कि पूरे स्फीयर की, तो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब
4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम हैव चार्ज इज कैपिटल क्यू। बोलो क्लियर। मैं कहता हूं कि पूरे स्पेयर, पूरे इतने वॉल्यूम के पास कितना चार्ज है, क्यू है। इफ तो फिर यूनिट वॉल्यूम के पास क्या होगा, देन सो चार्ज होल्ड बाय यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं बात करूं कि यूनिट वॉल्यूम ने कितने चार्ज को होल्ड किया, तो भाई यूनिट वॉल्यूम ने चार्ज को होल्ड किया होगा, भाई इतने वॉल्यूम ने इतना चार्ज होल्ड किया, इतने वॉल्यूम ने इतना चार्ज होल्ड किया, तो यूनिट ने कितना किया होगा, टोटल चार्ज को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो ये चार्ज एट पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मुझे बताइए। चार्ज एट पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम क्या कहते हैं, चार्ज डेंसिटी कहते हैं, यही तो कहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर। मुझे कितना निकालना है, मुझे कितना रिक्वायर्ड है, मुझे तो सर रिक्वायर्ड है कि इस पोर्शन में कितना है। तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस, चार्ज प्रेजेंट्स इनसाइड द गॉसियन सरफेस। समझ में आएगा अच्छे से। मैंने क्या कहा कि पूरा स्पेयर, पूरा वॉल्यूम, पूरे स्पेयर का वॉल्यूम कितना चार्ज होल्ड करके रखा है, क्यू चार्ज होल्ड करके रखा है। तो भाई पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज होल्ड कर रहा होगा, भाई टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। मुझे किसका चाहिए, मुझे तो पर यूनिट से मतलब नहीं है, मुझे तो चाहिए भैया, मुझे तो उस एरिया का चाहिए जितने एरिया में वॉल्यूम, मुझे तो उस वॉल्यूम का चाहिए जितने में गॉसियन सरफेस है, तो उतने का निकालना है। तो चार्ज प्रेजेंट्स इनसाइड दी गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज होगा, तो भाई सिंपल सी बात है, सिग्मा क्यू इन जो है वो लिखा जा सकता है कि मल्टीप्लाई होगा चार्ज एट पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई मुझे पर यूनिट, मुझे पता चल रहा है कि एक यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है, एक यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है। मान लो मैं कहता हूं कि भाई एक यूनिट वॉल्यूम में 2 चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है, तो मैं कहता हूं कि 10 वॉल्यूम में कितना होगा, 10 वॉल्यूम में कितना होगा। आप कहोगे सर 1 में 2 तो 10 में 20, अरे 1 में 2 तो 10 में 20 कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है सर, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 10 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, कि हमें पर यूनिट का पता था और टोटल वॉल्यूम पता था। अरे वही तो मैं यहाँ कर रहा हूँ कि मेरे को पता था कि ये पूरे वॉल्यूम में इतना चार्ज है, तो यूनिट वॉल्यूम में इतना होगा, क्योंकि चार्ज तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट है, बराबर डिस्ट्रीब्यूट है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है। तो फिर ये होगा कि मुझे क्या करना, पर यूनिट का पता है और मेरे गॉसियन सरफेस की मुझे पता है, तो गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम में कितना होगा, भाई पर यूनिट को गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, वही 2 इंटू कितना 10। मान लो कि गॉसियन पर यूनिट में 2 था, तो गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना था 10, तो गॉसियन सरफेस में कितना आया 2 इंटू 10, वही किया कि चार्ज एट पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। तो कितना होगा भाई, सिग्मा क्यू इन बराबर चार्ज एट पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, आप कहोगे सर ये तो है Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम आप कहोगे सर गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम 4/4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। क्यों, क्योंकि भाई गॉसियन सरफेस की रेडियस स्मॉल r थी। 4/3 से 4/3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो सिग्मा क्यू इन बराबर कितना आ रहा है, QR क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, QR क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। कुछ भी नहीं किया, बस यही कहानी थी। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन सेकंड में क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो, तो E बराबर कितना आएगा, E बराबर आएगा QR क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब अपॉन कितना 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर एप्सिलॉन नोट। भाई स्मॉल r स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो कितना आ रहा है, ऊपर आ रहा है QR, ऊपर कितना आ रहा है QR, ये कैपिटल R
क्यूब नीचे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो कितना हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नोड। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर। कितना आएगा, ऊपर कितना बचा क्यूब और साथ में क्या बचा एक स्मॉल r, और ये क्या नीचे कितना बचा 4 पाई, ये r क्यूब कहाँ जाएगा नीचे, तो कैपिटल R क्यूब एप्सिलॉन नोड। तो ई आ गया कि नहीं आ गया भाई, डिपेंड किस पे कर रहा है आप ध्यान से देखोगे तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के है। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के। ये अभी मैंने सिर्फ किसकी फॉर्मेट में निकाला है, पॉइंट चार्ज की फॉर्मेट में निकाला। अभी किसकी फॉर्मेट में निकालना बाकी है, चार्ज डेंसिटी की फॉर्मेट में निकालना बाकी है। कैसे निकालेंगे देखिए, अब चार्ज डेंसिटी की फॉर्मेट में भी निकालते हैं, देखिए अच्छे से समझिए। अब देखिए चार्ज डेंसिटी की फॉर्मेट में, देखिए भाई इन फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो देखिए सेकंड पॉइंट पे इन फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी, यानी कि आवेश घनत्व के रूप में, आवेश घनत्व के रूप में। ठीक, तो चार्ज डेंसिटी की फॉर्मेट में कितना होने वाला है, देखिए चार्ज डेंसिटी की फॉर्मेट में कितना होने वाला, बहुत सिंपल चीजें आराम से आपको समझ में आने वाली है। देखिए कैसे निकालें सर, हमें समझ में नहीं आ रहा चार्ज डेंसिटी की फॉर्मेट में कैसे निकालें। अरे भाई कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, हम एक बात तो जानते हैं ना भाई, वी नो दैट क्या जानते हैं, चार्ज एट पर यूनिट वॉल्यूम और चार्ज एट पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज एट पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, इसी को तो रो बोलते हैं, यानी कि चार्ज डेंसिटी, इसी को तो बोलते हैं रो। चार्ज एट पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना, रो, यानी कि चार्ज डेंसिटी। तो फिर क्या होगा, अगर ये रो है देन चार्ज प्रेजेंस inside the Gaussian surface। तो भाई वही सेम कहानी वही लिखनी है भाई, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, रो है, तो गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम में कितना होगा भाई, मल्टीप्लाई करना है वही, तो कितना हो जाएगा सिग्मा क्यू इन बराबर कितना, रो इंटू गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम। तो गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, अरे 4/3 पाई आर क्यूब। कुछ नहीं करना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट करो, तो ई इक्वल टू कितना आ रहा है, ई इक्वल टू आ रहा है रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन कितना 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नोड, यहाँ पे वैल्यू पुट की। ठीक है, सिग्मा क्यू इनकी नीचे 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया कैंसिल, आर स्क्वायर से आर क्यू क्या हो गया कैंसिल। तो कितना आ रहा है भाई, ई इक्वल टू आ रहा है, ऊपर बचेगा रो इंटू आर और नीचे कितना आएगा 3 एप्सिलॉन नोड, नीचे कितना आएगा 3 एप्सिलॉन नोड। ये देखिए बोलो क्लियर है। यहाँ पर भी आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के है। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के। तो चीजें यहाँ तक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा अगर कोई तुमसे पूछे कि इनकी डायरेक्शन अब तक हमने जितने भी निकाले पूछे इनका वेक्टर फॉर्मेट लिखो, तो भाई जितने भी थे उन सबके साथ क्या लग जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या थी, आर के अलोंग थी कि नहीं थी, जिस तरफ आर होता था हमने हर बार क्या पढ़ा, ऐसा ही तो पढ़ा कि ये हमारा मान लो पॉइंट था आर डिस्टेंस पे पॉइंट बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ध्यान से देखो, हर बार मैंने ऐसे ही बनाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये आर के अलोंग है कि नहीं है। तो बस कुछ नहीं लिखना, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्मेट लिखो, तो इसका वेक्टर फॉर्मेट कैसे लिखोगे, किसी का भी लिख सकते हो आप, ई वेक्टर बराबर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नोड इंटू कितना आर कैप, इंटू कितना आर कैप। ये आर कैप क्या है, आप कह दोगे इट इज ए यूनिट वेक्टर, इट इज ए यूनिट वेक्टर दैट कैन शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ स्मॉल
आर, यानी कि ये क्या है, ये इकाई सदिश है जो क्या बताता है विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, जो है आर के अनुदिश है, आर के अनुदिश। ठीक है, तो इसलिए कोई भी अभी तक जितने भी हमने डेरिवेशन की उन सब में अगर इलेक्ट्रिक वेक्टर फॉर्मेट लिखना हो तो साथ में क्या इधर वेक्टर लगा देंगे, इधर क्या लगा देंगे, आर के। बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं है, फालतू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चीजें यहाँ तक मेन जो बात है वो चीजें समझ में आई कि नहीं आई, कैसे हमने निकाला, किस तरह से हमने किया। अब हम पढ़ने वाले इसका ग्राफ। अच्छा, ये तो थी हमारे 3 पॉइंटों की बात। 4th पॉइंट अगर पूछ ले कि सेंटर पे कितना है, पूछ ले, आपसे पूछ ले, यही पूछ ले, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना होगा भाई, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पूछ ले भाई, क्या करोगे? अरे भाई कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, तुमसे कह दे कि भाई 4th पॉइंट कह दे कि निकालो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर। भाई क्यों टेंशन ले रहे हो? सेंटर ऑफ स्फीयर का मतलब आर कितना होने वाला है, 0 होने वाला है भाई। आर कितना होने वाला है, 0। वैल्यू पुट करके देख, तुझे खुद समझ में आएगा। रो कितना था भाई, आर था, आर की जगह कितना रख, 0 अपॉन कितना 3 एप्सिलॉन नॉट, तो खुद ही बता कितना आया, 0 आया। कितना आया, 0, खत्म, इतनी सी बात है। तो सेंटर पे कितना होता है, 0 होता है। अब बनाएंगे ग्राफ, क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो आर के साथ इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ। ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर, ठीक है, डिस्टेंस आर। तो 4 पॉइंट। पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, यानी कि स्मॉल आर बराबर कितना, 0। आप ही बताओ कितना आया था भाई, 0 आया था। कितना आया था, 0। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इनसाइड मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन कितना, कैपिटल आर। कितना आया था भाई, हमारा आया था E बराबर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये हुआ कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के है। उसके बाद नंबर 3 क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस कितना, आप कहोगे स्मॉल आर बराबर कितना है, कैपिटल आर। ये क्या है, सरफेस का मतलब समझ रहे हो ना, इनसाइड का मतलब समझते हो ना, इनसाइड मतलब अंदर, एट सरफेस मतलब सतह पर। ठीक है भाई, तो ये हिंदी मीडियम वालों को बता रहा था, सिंपल चीजें, इसलिए मैं पूरी तरह से हिंदी यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पता चलता है यार सरफेस वगैरह इतना तो जानते हैं। ठीक है, तो E बराबर कितना आया था भाई, सरफेस पर कितना आया था, आप कहोगे सर सरफेस पर तो वही आया था कि Q अपॉन आर स्क्वायर, यानी कितना था, कांस्टेंट था सर, आपने बताया था। ये तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं करता आर पे। अरे आर पे डिपेंड ही नहीं करता। उसके बाद 4th का था इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कितना, कैपिटल आर बट लेस देन कितना, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से कम, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके 0 होना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या आया था सर, यहाँ पे आया था E बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इसका मतलब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर। ग्राफ अगर प्लॉट करें तो कैसे बनेगा, ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो कैसे बनेगा, देखिए 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट के बेसिस पर ग्राफ बनाएंगे। बहुत ही सिंपल चीज, ये सेंटर मान लो, ये R बराबर कितना है, कैपिटल आर, यहाँ पर R इज ग्रेटर देन कितना, कैपिटल आर, और यहाँ R इज लेस देन कितना, कैपिटल आर, और यहाँ कितना है R बराबर 0, और यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऊपर जाऊंगा तो बढ़ेगा, नीचे जाऊंगा तो घट जाएगा। इधर भी ये R है, इधर जाऊंगा तो इंक्रीज होगा, इधर जाऊंगा तो डिक्रीज होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब सेंटर पे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0, मतलब जब R 0 तो E भी 0, जब R 0 तो E भी 0। उसके बाद देखो जैसे इन साइड से बाहर निकले सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्या होने वाला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, क्योंकि इंक्रीज हो रहा था। सरफेस पर आकर के क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, सरफेस पर आकर के क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया भाई। ये सरफेस पर आकर के क्या हो गया, कांस्टेंट, कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के है। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद आप देखोगे आउटसाइड में क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, क्यों हो गया, तो ग्राफ कैसा हो गया, कुछ इस तरह का हो गया, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया भैया,
ग्राफ आ गया। ठीक है भाई, सिंपल चीज़ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हमें पढ़ना था, हमने आज यहाँ तक पढ़ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या रहिए भैया, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को चैनल को पहुँचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट चैनल का क्या उठा सके, लाभ उठा सके, प्रॉफिट ले सके। फिलहाल में लॉकडाउन की कंडीशन में मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है भाई।